नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो वहीं टोहाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को दलित विरोधी पार्टी करार दिया है तो उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुमारी शैलजा और अशोक तंवर जैसे दलित नेताओं का घोर अपमान किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने आरक्षण मामले को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कि देश में अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आरक्षण पर गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा था विकास के बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में जिस तरीके से टिप्पणी की उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या दूर हो गई है शैलजा की नाराजगी। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से शैलजा पर जो दाव लगाया गया है उससे जो है दलित वोट पर भी नजर है। सवाल ऐसे में यह भी उठ रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की क्या रणनीति है। तो इसको लेकर मसला में चर्चा करेंगे और सवालों के जवाब भी लेंगे और समीकरण को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते कि आज जनसभा में अमित शाह ने किस तरीके से और तमाम जो नेताओं ने किस तरीके से जो है फुल फॉर्म में आकर जो है बयानबाजी की है। और जो इसके मुकाबले में है ना वो बीजेपी की बी टीम है। वो किसान मजदूर की भी पार्टी नहीं हो सकती। बी टीम को मत दो, अपनी वोट मत खड़ा करना, सीधी वोट एक वोट भविष्य हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 5-6 काम मैं बता रहा हूं। वैसे तो घोषणा पत्र बता देंगे, आपको पता हो जाएगा। एक तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे और 300 यूनिट गरीब आदमी की बिजली मिल देंगे। गैस का सिलेंडर 500 का देंगे। किसान को कानूनी हम एमएसपी की गारंटी देंगे कानूनी हरियाणा में। और गरीब आदमी के जो हमने 100 वर्ष के प्लॉट दिए थे 4 लाख 3 लाख अर्पित कर दिए थे, इन्होंने वो कैंसिल कर दी। नहीं, किसानों का नहीं है ये। तो अंबाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और जो इनका करैक्टर है उसी के मुताबिक भेष बदलकर ये गुंडागर्दी करने आ गए। पहले भी बहुत गुंडागर्दियां हुई हैं, लोगों की दुकानों मकानों पर कब्जे हुए हैं, कत्ल भी हुए हैं, सारों को पता है। अब हार को देख के सामने और ये इस प्रकार से गुंडागर्दी हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी शैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। और आंबेडकर जी, जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं गई, बाबा आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 तीर्थ आंबेडकर। अब 10 साल से भूखे बैठे हुड्डा के चहेतों ने हरियाणा को फिर से लूटने और युवाओं के सपनों को छीनने की योजना बनाई जा रही है। इनके विधायक और उम्मीदवार पर्ची खर्ची का ठेका उठाए हुए हैं, खुलेआम बोली लग रही है। ऐसी योजना कांग्रेस ने बनाई है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है हरियाणा के सत्ता के महासंग्राम में जो है नेताओं के चुनावी वार किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के उस पार जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे और तीखे सवाल भी डालेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी हाजिर होते हैं। आबरा का डाबरा ईसा करण तक बेटिया की संख्या नहीं बढ़ी हरियाणा में। हमने बीजेपी तय वोट दिया,
उनने काम कर तब बड़ी है हम बेटियां आगे नॉन स्टॉप, तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे। कमर का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे और जो हमारे साथ मौजूद हैं पैनलिस्ट, उनका परिचय भी मैं आपसे करवा देता हूं। फिर उसके बाद जो है डिबेट को ओपन करेंगे। तीखे सवाल यही होंगे कि क्या जिस तरीके से जो है नाराजगी का दौर चल रहा है, क्या ये जीत में बाधा का काम कर रही है। तो सबसे पहले तारुफ करा देता हूं मैं। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हैं। विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। राजवीर रोहिला जी हैं प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, स्वागत है सर आपका भी। और मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से मसला में स्वागत है। लेकिन शुरुआत जो है मैं इस बार जो है राजवीर जी आपके पास आकर करूंगा। जिस तरीके से आपकी पार्टी तीखे आरोप लगाती हुई साफ तौर पर मंच से दिखाई दे रही है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो आपके सीएम या फिर आपके अन्य नेता, लगातार जो है कांग्रेस पर इस तरीके से हावी हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब जो है कहीं न कहीं कुमारी शैलजा को लेकर हो, जिस तरीके से नाराजगी उनकी भी व्यक्त की गई थी, उसके बाद जो है अमित शाह ने भी जिक्र किया है मंच से, तो क्या कहेंगे, किस तरीके की रणनीति? नमस्ते प्रवक्ता को, एक्सपर्ट को मेरी राम राम, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी के जो सिर्फ नेतृत्व है, वो कुछ बात से कह रहा था, कुछ गंभीरता उस बात में। अभी जो उल बयान जो अमेरिका में दिए गए या विदेश में जाके राहुल गांधी जी देखे, तो वो है कि थोड़ा हत्या मामला बढ़ जाता है। उन्होंने आरक्षण के बारे में बोला, उन्होंने जनसंख्या के बारे में जो उनकी एक व्यवस्था के बारे में वो थोड़ा बोलने के लिए, ये काफी चीजें हैं जो हमारे लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर देती है। क्योंकि जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो देश का गौरव बढ़ाते हैं, वो वहां के डायस्पोरा से बात करते हैं, वो बड़े निकल करती है। तो मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल बोला है अमेरिका में, तो वो बड़ी बात है, उन्होंने जो बोला है। और अंतर में जो हरियाणा में धज्जियां हो रही है जो कांग्रेस की, वो देखने वाली बात है। कभी कांग्रेस से अमेरिका दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी और माइनॉरिटी विरोध भी रही हमेशा। इन्होंने एक दूसरे के प्रति का हमेशा वोट लिए, नहीं है ये तुम हमारे को वोट दे दो, ये तुम्हारे को ये कर देंगे। एक बात, दूसरी बात इन्होंने देने में बड़ी कंजूसी करती है। जब देने की बात आती है तो ये लोग लगने लग जाती है। तो ऐसे ही आप ये देख लो, ओबीसी इन्होंने कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया लोगों ने। हाँ, तो वोट बैंक का जरूर यूज किया, उन्होंने साहब ने क्या किया, 200 के तौर पर लॉलीपॉप दिया, नहीं दिया उन्होंने, कागज बढ़ा के उनको काम आज बात किया। 50,000 से जो उसके जो रजिस्ट्री थी कागज दिए, कब्जा किया, काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। बहुत सी योजना अगर मैं बोलने लगूंगा काफी डॉक्टर निकल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने उसी के आधार पर हम हमारा कार्यकर्ता होता है, छोटा किस प्रकार रहता है, सब अपने काम में लगे हुए। जैसे विपक्ष में ब्राह्मण जो करने को मतलब से बाहर थी, तो अब आपको सोच के ऐसा क्यों हुआ? जब कहना है कि उनके मन को चेक करना कि ठीक है, आज उन्होंने मीडिया में आके बोला है, अकाउंट करने में भी बोला, अच्छी बात है। ये तो बड़ी नेता, सीनियर नेता, और मैं बात करता हूँ वो खाती कांग्रेस की है, लेकिन उनको भी ठिकाने लगाने की अपने पूरी पानी रखी। क्योंकि पहले भी इन सरकार को कांग्रेस को छोड़ा है, ये बहुत अच्छे नेता है। वो उन लोगों का कोई मतलब नहीं है कि उन लोगों अपने प्रभाव में ऐसे क्या बात है। सिर्फ एक बुक जो पब्लिक बुक बोला जाता है, सिर्फ वही रहेगा कांग्रेस में। कोई भी लोग नहीं है, ये आपको हर जगह मिलेगा, आपको ये टिकटों में दिखाई देगा। अजय चौधरी जी की जो गवर्नमेंट में जो क्या हुआ उसका, वो कब भी ठीक है, तो कहेगा कि देखो जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता था उसको अपने आप को संभाला परिस्थितियों को,
जैसा एक्टर है तो उसी हिसाब से उन्होंने निर्णय किया मैं नहीं हूँ तो क्या है। ठीक है राजवीर जी, ठीक है। डिबेट को मैं ओपन करता हूं। ललित अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और ललित जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर टेक एज द कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की, क्या जो है कुमारी शैलजा का अब नाराजगी जो थी वो दूर हो गई है, दूर करने का काम किया आपकी पार्टी ने? ये जो जितने भी रूलिंग पार्टी है या दूसरे दल है, इनके अलायंस पार्टनर है, इनको बौखलाहट हो गई है हार देखते हुए। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एआईसीसी की वो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके पास बहुत सी पोस्ट है और वो उन्होंने ये कहा है कि मैं 26 तारीख से सब जगह हरियाणा में ज्वाइन करूंगी। अब जो एक मेन पॉइंट पे आते हैं, जो इनकी तकलीफ बता रहा हूं भाई साहब की, राजवीर जी सुनिएगा ध्यान से। सीएसडीएस के मुताबिक हरियाणा में इनका 60% वोट छिटक गया है। मुद्दा सिर्फ यही है और आज की तारीख में भाजपा अपने वोट छिटकने को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है शैलजा के रूप में। हमारी बहन शैलजा इनकी बातों में नहीं आई। ये आर्थिक मुद्दे, विकास, बेरोजगारी, महंगाई, अपराध बढ़ता हुआ, ये इनको मुद्दा ही नहीं मान रहे। बहन शैलजा को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि लोग प्रचार के लिए, हम लोग पहले प्रचार के लिए निकले हैं और आगे भी निकलेंगे। शुरू में कैंडिडेट भी अपने काम में बिजी होते हैं, नॉमिनेशन के समय भी मैं नहीं पहुंच पाई हूं, तो ये नहीं कि आज अचानक शोर मचा रहे हो, नॉमिनेशन से भी कई जगह नहीं जा चुके। और आपको एक और बात पता है, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शैलजा जी ने 2,68,000 वोट पर से जीत हासिल करी। अंबाला में वरुण चौधरी ने 47,000 से जीत हासिल करी। तो कांग्रेस के पास जो वोट बैंक आ गया, आज उन्होंने ये भी कहा है, एनडीए टीवी से बात उन्होंने कहा है कि भाई उन्हें सब अटकलें खारिज कर दी हैं। वो लोकसभा के सांसद है, सोनिया गांधी के बहुत नजदीकी है और हमारे हरियाणा में एक दलित नेता ही छत्तीस बिरादरी के नेता और एक स्तंभ है। उन्होंने बोला है शैलजा कांग्रेस में थी, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेगी। कांग्रेस मेरा कमिटमेंट है, कांग्रेस मेरी विचारधारा है, कांग्रेस हमारा नेतृत्व है। जहां तक दलित की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है, हरियाणा के अध्यक्ष भी दलित है। जरा आप भी बता दीजिए किस स्टेट में आपका कोई दलित है चेहरा अध्यक्ष में या राष्ट्रीय अध्यक्ष में? ये जो मुद्दा आप बना रहे हैं, ये मुद्दा है नहीं। अगर मेरे से आप डिटेल मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगा इन्होंने किस में कितने बजट कम किए हैं दलितों के, क्या उनकी वैकेंसियां कम की है। पीएसयू में 4,70,000 वैकेंसी कम होने जा रही है और आधी तो कम हो गई है क्योंकि वहां रिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की पीएसयू में बहुत वैकेंसी थी। इनको लगा के इनको कंटिन्यू नहीं करना है, इनका एम्प्लॉयमेंट छीन लिया जाए और बैकलॉग में भी 2.5 लाख पद है, उस पर बात करो ना दलितों के। ये दलित माथे पे लाल स्याही लगाने से शहीद होना चाहते हो आप? ऐसा नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर मेरे को आप आंकड़ा देने को बोले, 34 घोटाले इन्होंने अपने कार्यकाल में किए हैं। हमारे पे आवाज उठाने की बजाय अपने घोटालों का जवाब दे। आर्मी की नौकरी को आपने 4 साल कर दिया, देश की कमांड व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। इजराइल में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है। ये नहीं जानते कि स्टील की कीमत पहले 3600 रुपए से 6500 रुपए हो गई है। ये नहीं बताते कि 12 लाख हरियाणा के बच्चे विदेशों में जमीनें बेच के पढ़ने चले गए हैं। मैं बड़ा विनम्रता से पूछना चाहूंगा, क्या जमीनें बेच के कोई किसान आखिरी रिजोर्ट करता है अपनी माँ को बेचने? जमीन माँ की तरह होती है। वो जमीन बेच के बच्चों को बेच रहे हैं, कोई डंकी में जा रहे हैं। क्या ये भविष्य दे रही है सरकार? रोजगार देती थी, वो लड़ने मरने को भेज दिया वहां रशिया में और कहा यूक्रेन बॉर्डर पे भर्ती, और ये इन्होंने रोका तक नहीं। अब जो दूसरे देश के लिए लड़े, अपने देश के लिए लड़ेंगे। तो इनकी हर पॉलिसी फेल है। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देश के ऊपर में 55 लाख का कर्जा था 14 में, आज 205 लाख करोड़ का है। यही वो कमल का फूल है। बेरोजगारी की दर 65% हो गई है। गरीबी रेखा 40 करोड़ की बात करते हो, 80 करोड़ लोगों का आप फ्री राशन देते हो। शर्म आनी चाहिए। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो बटन दबाने से 50 से भी चीनी मिलें बंद होगी। पेट्रोल 70 रुपए का 100 रुपए हो गया। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, मुद्दों पे तो आते ही नहीं है। बस यहाँ बैठ के कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस ये करती है, शैलजा जी ये करती है। शैलजा जी 26 तारीख को मैदान में आ रही है और आपने तो ये थोड़ा बताया है ना, आपको नुकसान होने वाला। ठीक है।
राजवीर जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगा, उससे पहले जो है विनय जी आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद जो है मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं समीकरण को समझने के लिए बारीकी से, जो है किस तरीके से आपके समीकरण कह रहे हैं। और विनय जी आपको क्या लग रहा है किस तरीके से जो है आपकी पार्टी जो है इन दोनों पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है? क्या जो है धरातल पर इनकी जो खामियों के बीच में जो है क्या कोई फायदा उठाने की कोशिश आप करेंगे कि जिस तरीके से जो है दोनों ही पार्टियों में अगर नाराजगी की बात करूं तो उस नाराजगी का क्या फायदा आपकी तरफ से किस तरीके से जो है, चूंकि मैनिफेस्टो तो साफ तौर पर दोनों ही पार्टियों के जो है जारी कर दिए गए हैं। विनय जी। जी देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति से परहेज करती है, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, व्यक्ति विशेष की राजनीति हो या क्षेत्र की राजनीति हो। और बहुत ही साधारण और सिंपल आम आदमी पार्टी का विजन है। और जो चाहे हमारे पहले अब तक जो पब्लिक मीटिंग्स हुई हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी भी जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो हम तो वही बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वही हमारी जो 5 गारंटी है उनको लेकर के हम एक सकारात्मक चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं। और बिल्कुल इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। अब देखिए जरा, बड़े दुख की बात है कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि 10 साल शासन करने के बाद एक पार्टी, और वो भी डबल इंजन की सरकार, प्रचंड बहुमत, देखिए पिछले मुझे लगता है 1984 के बाद, 1984 के बाद केंद्र में इतना प्रचंड बहुमत किसी को मिला, तो एक सुनहरा मौका था काम करने का, जनता के लिए काम करने का। लेकिन उन्होंने क्या किया? और आज 10 साल बाद हरियाणा में भी जब डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद इनका आप देखिए, मैं एक बयान आज इनकी रैली से देखता हूं, कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, हरियाणा में कांग्रेस ने नौकरियों में घपले किया, कांग्रेस ने दलित नेताओं का अपमान किया, कांग्रेस ने आरक्षण छीनने का काम किया। उसके बाद राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, राहुल गांधी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। तो अब देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस, शैलजा जी, इनसे भरा पड़ा, इनकी रैलियों में इनके नेता जो है उनके पास कोई और बात ही नहीं है करने के लिए। तो अब देखिए कि ये प्रचार को कहां लेकर के जा रहे हैं। अरे भाई, मुद्दों में बात कीजिए। आप किस तरह हरियाणा के बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे वो बताइए। आप किस तरह हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार, आपके समय में 10 साल में जो बेरोजगारी दर है वो चरम पर चली गई, तो आप कैसे उसको ठीक करोगे भाई? आप बताइए हरियाणा की जनता को आप क्या करने वाले हो। आप महिलाओं के खिलाफ, आपके मंत्री जो है संदीप सिंह जी, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, महिला कोच आरोप लगाती हैं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो। आप क्या करोगे महिला सुरक्षा के लिए? आप बताइए, आप किस तरह का प्रचार कर रहे हो? तो जनता जब ये नकारात्मक प्रचार देखेगी, वो भी 10 साल के शासन के बाद, तो उसके बाद जनता के पास विकल्प क्या है? जनता के पास विकल्प आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस को वो 10 साल देख चुके हैं। और देखिए, हरियाणा का अगर आप ट्रेंड देखें पिछले इतने सालों से, तो जो केंद्र में सरकार होती है, आप 10 साल देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो बाद में गठबंधन से बनी हो। उससे पहले 10 साल जो सरकार थी कांग्रेस की थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी। उससे पहले भी यार आप देखेंगे तो अगर केंद्र में वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन से सरकार थी। तो हरियाणा के लोग देखिए कहीं ना कहीं ये सोचकर भी वोट करते हैं कि भाई उनको डबल इंजन की सरकार जैसे कहते हैं कि भाई केंद्र में भी सरकार है, यहां भी सरकार है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? तो हरियाणा की जनता ये सोचेगी ना कि दोनों के समय में, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल हो 10 साल का, चाहे वो बीजेपी का कार्यकाल हो, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इनको कुछ नहीं मिला। तो फिर तो आम आदमी पार्टी पर या जिन्होंने दिल्ली में और पंजाब में करके दिखाया, तो इसका जरूर फायदा होगा। जिस तरह का ये नकारात्मक चुनाव लड़ रहे हैं, इसका बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को होगा, और जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पर देख रही है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए नतीजे 8 अक्टूबर को बहुत अच्छे आएंगे। सही, आपने दोनों की कमियों को गिनाया और जो है उसमें से अपना फायदा ढूंढने की जो बात थी वो आपने ढूंढ के अपने आप को साबित किया। ठीक है, तो जनता देखेगी। देखिए, जनता का फायदा हम देख रहे हैं, हमारा फायदा, हम इसमें अपना फायदा ही देख रही है। अगर ये 10 साल में बिजली फ्री कर देते, अच्छे स्कूल बना देते, स्कूल बंद ना करते सरकारी, तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे नेता तो साफ तौर पर कहते हैं कि भैया आप राजनीति अच्छी करना शुरू कर दो, आप इन मुद्दों पर राजनीति करना शुरू कर दो, आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया मैं दोनों ही प्रवक्ताओं से लूंगा कि जिस तरीके से, क्योंकि उनके सामने जो है टक्कर, उनके सामने प्रतिद्वंदी कौन है ये तो वो दोनों बखूबी जानते हैं और उनकी आला कमान भी जानते हैं किस तरीके से आपकी पार्टी को ले रहे हैं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार जो है लगातार चर्चा का दौर जारी रहेगा।
खर्चे की कोई टेंशन ना है, क्योंकि हमने बीजेपी को वोट दिया था। हमारा बस का किराया 0 हो गया। वाह, मजा आ गया। और ये मजा मैं अगले 5 सालों तक पूरे हरियाणा को देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं बीजेपी को ला रहा हूँ। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा में सत्ता का महासंग्राम जिस तरीके से जारी है, उसमें चुनावी महासंग्राम में चुनौतियों का द्वंद्व जो है लगातार देखने को मिल रहा है, और सवाल यही है कि कौन है असली कुर्सी का जो है असली दावेदार। इसको लेकर चर्चा मसला में हम कर रहे हैं, और तमाम तरीके से जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी आपको आपके सवालों को और उनकी जो मंशा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच जो है चर्चा विनय यादव जी से रोकी थी मैंने ब्रेक से पहले। इस बीच जो है मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तीनों ही प्रवक्ताओं को आपने जो है सुना, और जिस तरीके से हरियाणा में जिस तरीके से चुनावी महासंग्राम चल रहा है उसको बखूबी आप देख रहे हैं। किस तरीके से जो है आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या समीकरण आपको लग रहे हैं? किस तरीके की राजनीति यहां पर दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में इस राजनीति से जो है किसको फायदा दिखाई दे रहा है? मनोज जी। जैसे जैसे इलेक्शन का पोलिंग डेट अब नजदीक आते जा रहा है, और चुनावी प्रचार जो है बहुत जोरों पे है। और पिछले अगर 2-3 दिन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने और शैलजा जी में जो भी मतभेद बात सामने आई, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी इसको उठाया। और चूंकि अगर हरियाणा की अगर बात करें तो 20% दलित वोट है, और एक प्रोमिनेंट लीडर हैं कुमारी शैलजा, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को भी जो है शायद मनाना पड़ा होगा। और जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कुमारी शैलजा जी का कोई से नहीं रहा, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 72 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कैंडिडेट उतारा, और कुमारी शैलजा जी का मात्र लगभग 7 से 8 कैंडिडेट उतारा है। तो इस लेकर के जो नाराजगी कुमारी शैलजा जी में थी, और कुछ एक स्टेटमेंट आया था कांग्रेस लीडर का, इसको लेकर के वो नाराज थी। और अच्छा हुआ कि आज वो मामला सब सॉर्ट आउट हो गया, और कुमारी शैलजा जी ने बोला कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उठाया। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने खुलेआम बोला कि आप शैलजा जी आना चाहें तो आ सकते हैं जी, बिल्कुल। और नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जो दलित होते हैं उनका रिस्पेक्ट कांग्रेस पार्टी में नहीं होता है। तो पिछले 2-3 दिन और आने वाले 2-3 दिन और इसी तरह से मुद्दा ये चलते रहेगा कि शैलजा जी के जो मुद्दा है ये हरियाणा में भी चलेगा 1-2 दिन और, जब तक कि हमारी शैलजा जी जो है पब्लिक एड्रेस नहीं करेगी और कांग्रेस के पक्ष में जो है चुनाव नहीं करेगी, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में जो भी काम किया है उसको लेकर के हम आगे बढ़ें, वहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये मुद्दा जो है लोकल पे हो, ये मुद्दा जो है सेंटर पे ना जाए। मोदी जी इलेक्शन में आए, चुनाव प्रचार में करे, लेकिन मोदी जी का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्कीम लागू किया गया है वो यहाँ पे नहीं आए। कांग्रेस का ये मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। जैसे अगर पोर्टल की अगर हम बात करें तो पोर्टल को लेकर के लोगों में बहुत ही नाराजगी थी। जैसे ऑनलाइन टेंडर की अगर हम बात करें तो इसमें सरपंचों को बहुत ही नाराजगी थी। हालांकि जो है नायब सिंह सैनी साहब ने उनका जो एक महीना 2 महीना का लगभग टेंडर रहा, उन्होंने कोशिश किया कि इसको हम ठीक ठाक करें, लेकिन बहुत कम समय उनको मिला और उनको कुछ बोलने के लिए अभी जो है बहुत कम समय है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी थोड़ा कांग्रेस पे ज्यादा अटैक नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि नेशनल लेवल पे इंडिया ब्लॉक में जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का एक जो गठबंधन है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी जो है कुछ खास अटैक कांग्रेस पे नहीं करती है। कांग्रेस के का जो टेन्योर रहा 10 साल पहले वाला, उसके बारे में शायद आम आदमी पार्टी परहेज करती है कि जो भी खर्ची पर्ची की सरकार रही, जो भी समय जो करप्शन रहा
अभी इस समय नहीं उठा रही है। तो इलेक्शन जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। आने वाले समय में एक दूसरे पे ब्लेम गेम चलते रहेगा। और ये देखते हैं कि कौन कौन से पार्टी जो है लोगों का जो मुद्दा है, जैसे अगर हम रोजगार की अगर हम बात करें, चाहे हम करप्शन की अगर हम बात करें, और जो महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें, तो ये आने वाले समय में ये पता चलेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से जो बेसिक मुद्दे हैं आम आदमी के, इसको उठा पाते हैं और प्रॉमिस कर पाते हैं कि हम जो है इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया मैं लूंगा, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से ललित अरोड़ा जी ने भी आप पर आरोप लगाए हैं और कांग्रेस लगातार आरोप लगा ही रही है, और विनय यादव ने भी जिस तरीके से आपके भाषणों में से जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको निकाला है कि किस तरीके से जो है आप हर बार हर जगह एक ही तरीके की चीजें जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है राजनीति कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा में जाकर राजनीति कर रहे हैं, लीग से हटके राजनीति करने की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है, और उस चीज का जो है फायदा हो सकता है कि सामने वाली पार्टियों को हो। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छोटे मुद्दों की अगर बात की जाएगी, मुद्दों की बात जैसे मनोज जी ने बताया, विनय जी ने बताया, ललित जी भी लगातार कह रहे हैं मुद्दों से भटकने की राजनीति, क्या कहेंगे आप? चूंकि शैलजा जी तो लगातार कह चुकी है, शैलजा जी ने तो कह दिया कि मैं तो कैंपेन में हिस्सा लूंगी, नाराजगी खत्म हो गई है, आपकी तरफ से ऑफर किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से जो उनको मंचों से उनको भाषण में इन्वॉल्व किया जा रहा है। जी बताएं। बारी बारी में जवाब दे दिया। आम आदमी पार्टी का जो हमारे भाई विनय यादव जी ये बड़ी डिफाइंड करते हैं अपनी पार्टी की अच्छी बातें करना चाहिए। वीडियो में 13 जगह दिल्ली आवंटित की थी दिल्ली सरकार को सुप्रीमो के लिए, जिसमें ये लगा लो 8,93 का एक बड़ा प्लान भी था, 1600 से 8 साल का मतलब ये इन्होंने दिया था। इन्होंने सिंगल एक नहीं लगाई वहां 8-10 साल में। ये शिक्षा की बात करेंगे, वो जो पुराने स्कूल बने थे उनको लिपापोती करके इन्होंने वो एक चीजें अपने दिखाने की कोशिश की, और वहां इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया। 25,000 गैस टीचर से इन्होंने भर्ती किए थे, उनकी सैलरी किसको दी गई पूछ लेना। 65,000 मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर टेस्ट किए थे, और भी एक ही नंबर पर हजारों टेस्ट, मोबाइल नंबर होता है ना, उसमें एक ही पे हजारों टेस्ट किए गए हैं। तो ये भाई मतलब किस हिसाब से हरियाणा राजनीति करने आए हैं? पहले अपने आपको सुनाओ, पंजाब में क्या चल रहा है, क्या वहां से खत्म हो गया? वहां क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने 12,000 नौकरियां दी 8-10 साल में, जो 25 नौकरियां जो दिल्ली प्रदेश में ज्यादा वाले ना अपना आगे, ठीक है ना। लेकिन बच्चे आपने जो मार्शल वगैरह भर्ती किए थे वो कौन थे? वॉलंटियर जो आपके रोड पे कर रहे थे वो कौन थे? आपने सिर्फ अपने चहेतों को दिया। हरियाणा सरकार ने 1.5 लाख के करीब नौकरियां दी, वो न जाति देकर दी, न धर्म देकर दी, वो मेरिट के आधार पर दी गई। ये है हमारा पैटर्न काम का। हमने संस्कृति मॉडर्न स्कूल खोले। ठीक है राजवीर जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ब्रेक के लिए मुझे जाना है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। ब्रेक के उस पार जो है मैं आप ही से शुरुआत करूंगा और फिर उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने बैठे ललित जी से भी लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। चर्चा की शुरुआत लगातार जारी रहेगी। भाई याद है बीजेपी तय पहले की सरकार में मारे दो है एक स्किल होया करती, वो कौन सी? वो स्किल स्किल यो तो हमने बीजेपी को वोट दिया और हर 20 किलोमीटर पे हमारे लिए नए कॉलेज भी बन गए, नया एम्स भी बन गया है, भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी बनी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दी। भाई वही तो हमारी जो लाइफ को सेटल करे, हमें उन्हें फिर से लेके आना है। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। क्या रंग खिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मसला में। और मसला में चर्चा जो है चुनावी महासंग्राम में जिस तरीके से चुनौतियों का धुंध देखने को मिल रहा है और उसको लेकर जो है तमाम सारी पार्टियां जो है आमने सामने हैं और अपनी अपनी पुरजोर कोशिश जो है चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। ब्रेक से पहले राजवीर जी आप कुछ कह रहे थे जो है आम आदमी पार्टी को लेकर, और अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। जी
पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है। इनके नेता ने कितनी मजबूरी उस बात को वो छोड़ी है कुर्सी, जब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में की तरफ से पाबंदी आ गई तब जाके इन्होंने छोड़नी पड़ी। इनका भ्रष्टाचार तो बहुत टेक्निकल होता है। तो 100 करोड़ का घोटाला है 3 साल में काबू आया है, जो 100 करोड़ का 200 करोड़ का जो भी शराब का घोटाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो टिप्पणी दी है कि हर जगह ये शामिल थे, ये है इनका काल चरित्र चेहरा। और कांग्रेस के भी मैं जो मेरे बड़े सीनियर ललित अरोड़ा जी, तो मैं इसे क्या बोलूं, लेकिन और की बात है तो मैं मुझे कहना है, इनकी जो नौकरियां इन्होंने जो बांधी है, जो इनके बयान आ रहे हैं, आज भी बयान आए धर्म सिंह चौकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मैं अपने दम में छोड़ा लगवाऊंगा उस पर, ठीक है ना। ये तो आप नैरेटिव शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो पर्ची खर्ची चलाएंगे, क्या हरियाणा का युवा इस चीज को बर्दाश्त करेगा? आपके नेता क्या क्या बोल रहे हैं? दिगंत को जगह सफाई देनी पड़ी, लेकिन सफाई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मंशा जाहिर होगी। तो इलाके में कहते हैं अपना रोल नंबर इकट्ठे करो, फोन नंबर इकट्ठे करो। आप लोगों ने 37,000 नौकरियां दी थी पक्की, हमने 47,000 नौकरियां देकर दिखाई है। तो रोजगार की बात है ये। और हमने हर फील्ड में, हमने 12 नेशनल हाईवे हरियाणा में आए हैं, पीजीआई बनने लग रहे हैं हर जिले में, जिले में 18 मंजिला बन के तैयार हो चुका है। तो ऐसे कॉलेज बनने लग रहे हैं, हमारे कॉलेज बनने लग रहे हैं महिलाओं के। तो हमने हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए काम किया है। हमने 49 लाख राशन कार्ड बना के दिए हैं। जो बीपीएल में जो जिनके लिए पैसे लिए जाते थे, हमने एक चुटकी में बनाए हैं। 3.5 लाख नई पेंशन बनाई है, जिसमें 70 घर मुख्यमंत्री जी ने एक बार में बनाई है। तो ये चीजें हमने करके दिखाई है। जो डेवलपमेंट हमने किया है, जो हमने आम आदमी की जिंदगी में राहत लाने का प्रयास किया है, वो जनता को पता है, राहत लाने का प्रयास किया है। ठीक है ललित जी, उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक नहीं है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उन्होंने जो है गरीब आदमी तक जो है, पीछे खड़े हुए व्यक्ति तक जो है राहत लाने की कोशिश की है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि 70 लाख का करोड़ का कर्ज था 14 में, और 24 में 4,51,368 करोड़ है। उसमें से भी संरचनात्मक ढांचे पे इनके पास रिपेमेंट देने के बाद किस्तों की 16,380 करोड़ बचते हैं। नंबर 2, हमने अपनी सरकार के टाइम में एससी लोगों को 4 लाख गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट दिए, इन्होंने स्कीम बंद कर दी। हमने एससी समाज के 3.5 लाख परिवारों को मुफ्त मकान दिए, पहले प्लाट दिए थे फिर मकान दिए। 15,000 ग्रामीण चौकीदार भर्ती किए, 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी कई लगाए, 13,000 शहरी सफाई कर्मचारी भर्ती किए। सफाई कर्मियों को पक्का करने की नीति भी बनाई थी। 20 लाख गरीब स्कूली विद्यार्थियों को वजीफा दिया। ये SC/ST के लोगों की बात कर रहा हूँ। मनरेगा में रोजगार गारंटी जब शुरू करी, देश में सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरी उनके हुड्डा जी के टाइम में हरियाणा देता था। 10,16,525 परिवारों को मुफ्त टंकी, चौंटी या पानी का कनेक्शन दिया। गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज, दाल, चीनी, तेल, मिट्टी का तेल व नमक दिया। SC वर्ग के बैकलॉग सारे भर दिए, रिकॉर्ड नौकरियां दी। SC निगम में करोड़ों रुपए के जो कर्जे थे उनको हमने राइट ऑफ कर दिया। अपराधों पर सख्त कार्रवाई की। सोनीपत जिले में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हमने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। वहां पे बीजेपी ने 1 इंच जमीन नहीं दी है। सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया, खत्म कर दिया। मनरेगा का बजट आधा कर दिया। टोटी और पानी की टंकी का बिल भेज दिया। उनको 5 किलो अनाज सिर्फ दिया जाता है, हमको 18 आइटम दे रहे थे। SC निगम में किसी का कर्जा माफ नहीं किया। अब और सुन लीजिए, BC क्लास को 1 और 2 में, क्लास 1 और 2 क्लासेस जो है उनमें मिलने वाली आरक्षण की सीमा को 10 से बढ़ा के 15% किसने किया? कांग्रेस ने किया। BC को क्लास 1-2 में 10% अलग आरक्षण दिया। 100 गज के प्लाट BCO को भी दिए, वजीफा व पक्के मकान दिए। BC A वर्ग में शामिल किया। BC निगम के कर्जे माफ की ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा माटी कला बोर्ड बनाया। इन्होंने क्या किया? क्लास 1 और 2 के आरक्षण में कोई विरोध नहीं करी। क्रीमी लेयर जो है इन्होंने, हम 6 लाख से 10 लाख करने जा रहे हैं, उसमें सारे लोग कवर हो जाएंगे। ये जितने भी गरीब हैं उनको जो सुविधाएं वेलफेयर स्कीम का बेनिफिट है सबको मिलेगा। इन्होंने केस के अलावा माटी कला बोर्ड ही बंद कर दिया। डोमिसाइल की शर्त को 15 लाख से घटाकर 5 लाख कर दिया, ताकि SC/ST वर्ग भी उसमें कहा जाए। अब बात करते हैं अत्याचारों की। सुनपेट गांव में 2015 में दलितों की बस्तियां, बच्चों को किसने जलाया था? उन्ना में क्या हुआ था? राज्य में बसपा का आधार भी 19 में आप ही जानते हो 4.6% है। हमारे आपके साथी बैठे हैं, विद ड्यू रिगार्ड टू हिम,
इनका नोटा कभी कम वोट है, 0.46% है। और ये जो भाजपा है इनका वोट परसेंट घटा है और हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा वोट परसेंट हरियाणा में आया। क्यों आया है? हरियाणा की जनता हमें पसंद करती होगी, हमारी योजनाओं को, हमारे लोकल बाबर बातों को पसंद करती होगी। हमारा वोट परसेंट 46.9 से बढ़कर 48.5% होने जा रहा है। तो क्यों होने जा रहा है? इनकी पॉपुलरिटी या ग्राफ नीचे हो रहा है। इनका मुख्यमंत्री यहाँ करनाल से ही भाग के करके, क्योंकि इनको पता था कि हारेंगे, तो इनके लोग बड़ी बुरी तरह हार रहे हैं और ये नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट, दलित। अरे जवाब तो दो मेरी बातों को, आपने किया क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो। आप जो हमारी केंद्र सरकार की तरफ से जो सड़कें बनाई जाती है उनका भी श्रेय ये ले रहे हैं। अपने बजट में क्या किया है ये तो बताओ। कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ दाम लो एक बनाई हो? आपने कोई मेडिकल कॉलेज कहाँ बना दिए हैं बताओ? हवा में चल रहा सारा कुछ। आपने खर्ची पर्ची की बात करते हो। आपका तोमर साहब जो है आपसे पकड़े गए थे डिप्टी सेक्रेटरी, किसने डिप्टी सेक्रेटरी लगाया था? मुख्यमंत्री ने लगाया, किसने लगाया था? वहां कोई पोस्ट करी थी, स्पेशल पोस्ट क्रिएट करी, करोड़ों रुपए के पैसे बरामद हुए। 2-3 तो आपके आईएएस पकड़े गए, आपके डीसी भी पकड़ा जाता है। सब जगह करप्शन आपने करी है। आप कहते हो कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ दलितों का मसला है। दलितों का मसला नहीं है, विकास का मुद्दा है। जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है जिसने अच्छी गवर्नेंस दी हो, लोगों को सुविधाएं दी हो, लोगों की शांति माहौल की हो। आज हरियाणा 10वें नंबर पे है, जो अपराधों में 10वें नंबर पर हरियाणा है। बताएं मेरी बात का क्या? क्यों नहीं इतने अपराध हो रहे? रोकिए ना, बीजेपी बदल लिया फिर भी नहीं कर रहे। राजीव जी बोलिए, कुछ है जवाब? जी जी, ये आपने गिनाया, आपने जो है उन्होंने कहा 100 गज का प्लॉट हमें देने को तैयार थे, हम 100 गज का प्लॉट की स्कीम लेकर आए थे, आपने बंद करा दी। तमाम सारे जो एलिगेशंस इन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी CRSC जी का उदाहरण देता हूँ। हमारे लोग एक ढांचा बना के चले रहे थे। वहाँ इन्वेस्टमेंट में कोशिश भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल सरकार लेके आई थी। ये है आपके शिक्षा वाले का जवाब, क्योंकि आप लोगों ने जो लिखा पोती की थी वो बाद में क्यों करो सारा मामला। यही बात है केरला बोर्ड की, माटीकला बोर्ड की, दोनों बोर्ड सुचारू रूप से चालू हुए। ठीक है, करण सिंह राव भी अभी इसके चेयरमैन रहे हैं। तो ये झूठ बोलने की मतलब तो दुकान खोल रखी है ना, तो इसको बंद करो, डाटा पे बात करो। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, 152 को भी यात्रा करके देखना, आपको पता लग जाएगा। झील में जो 18 मंजिला जो सीजीआई बनने वाला उसकी मैं फोटो भेज दूंगा, देख लेना डेवलपमेंट करके दिखाया हमने। जिनों के नाम में कॉलेज बनने लग रहा है, जर्नल कॉलेज महिलाओं के लिए। ये चीजें जिंदगी में बड़ा प्रभाव रखती है। तो छोटी छोटी जो बातें हमने 433 जो हमने 433 योजनाओं को ऑनलाइन किया, वो एक ही लाइनें ओपन कर दिया हमने, जो तहसीलदार को रख दी थी, वीडियो को रख दी थी। ठीक है ना? तो ये जो आज आधार कार्ड है, जो अन्य चीजें वो बच्चे के बर्थ में रखती है। ठीक है ना? ये चीजें हमने बदलाव करके दिखाया है और जनता इसे मानती है। और जब बिना खर्ची की बात करता हूं मैं, उन लोगों को किसने पकड़ा? हमारी सरकार ने पकड़ा ना, हमारी सरकार के अफसर ने पकड़ा उनको। बच्चा कौन गया? वो बच्चा कौन गया? अगली बात होती है कार्रवाई ना करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार करप्शन में वार किया, चोट की और उसके रिजल्ट देखने को मिले। हमने भर्तियों में इंटरव्यू सिस्टम को खत्म कर दिया। जो मैरिट में जो बच्चा जिसने पेपर क्लियर कर दिया अलग गया। ठीक है ललित जी, आऊंगा। ठीक है ललित जी, आ रहा हूं मैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। और जिस तरीके से वार प्रतिवार जो है यहां पर भी देखने को मिल रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के उस पार जो है मसला में चर्चा का दौर लगातार जारी है। लेवल सबके निकलेंगे। यूँ बोलते कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिपे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब भी तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाली दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। Through constant innovation,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। लगातार यहां पर भी चुनावी महासंग्राम की चुनौतियों से जो द्वंद है वो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा का दौर लगातार जो है जारी है। और इस बीच जो है राजवीर में हमने आपसे बात की थी और उसके बाद जो ललित जी आपकी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, चूंकि मुझे विनय जी के पास जा रहा है और मनोज जी। जी ललित जी। बताना चाह रहा हूँ, पिछड़ों को इन्होंने पीछे छोड़ा, एससी एसटी ओबीसी से नाता तोड़ा, एससी एसटी योजना खत्म हो गई है, याद रखिएगा। आरक्षण पर लगातार हमला इनके नेता करते रहते हैं। एक जो पीएसयू की मैंने बात की थी, मैं आपको आंकड़ा देना चाहूंगा। इसमें 1,48,604 अनुसूचित जाति के पद थे, 89,945 आदिवासियों के पद थे, 1,92,607 अन्य पिछड़ा वर्ग के पद थे। यानी ये कुल 4,31,216 वैकेंसी सिर्फ पीएसयू को बेचने के कारण हुई है। बीजेपी दलित कर रहे हैं, 8 दिन हो गए हैं। ये नहीं बताते 18 राज्य के 20 राज्य जहां भी आपकी सरकार है, कोई दलित मुख्यमंत्री है, कोई दलित प्रदेश अध्यक्ष है, कोई दलित जो है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, बना हुआ है इस समय। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखें, संयुक्त सचिवों और अपर सचिवों की नियुक्ति निजी क्षेत्र से लेटरल एंट्री से कर रहे हैं। केंद्र सरकार में सभी स्तर पर दलितों और आदिवासियों की संख्या इतना दुखा है। बात कर रहे हैं एससी की, एससी मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का बजट था 725 करोड़ रुपए, इन्होंने उसको 40% घटा के 500 रुपए कर दिया है। एससी छात्रों को नेशनल फेलोशिप में 40% की कटौती कर दी है, 300 करोड़ से 173 पे ले आए हैं। ये आंकड़े आप ही की गवर्नमेंट के लिए हुए हैं। अनुसूचित जाति के वर्ग की उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स के नाम से एक स्कीम थी, उसका बजट भी 450 करोड़ कर दिया, कम कर दिया। आदिवासियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का बजट भी घटाकर 1993 करोड़ से 1965 करोड़ कर दिया है। ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 15% की कटौती की है, 1300 करोड़ से 1,83 करोड़ का बजट की बातें बता रहा हूँ। दलित महिलाओं को लाभ देने वाली केंद्रीय योजनाओं का बजट 15,116 से घटाकर 11,998 कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना में कितने रुपए का प्रोत्साहन दिया है, एक आंकड़ा दे लीजिए। एससी एसटी छात्रों को सीनियर सेकेंडरी के लिए नामांकन के वक्त 3,000 रुपए की छूट मिलती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी है। आज जितनी भी लक्षित योजनाएं एससी एसटी ओबीसी की है, उनमें इनकी हिस्सेदारी इन लोगों की 4.4% है। दलितों की बात करते हैं और 4% की हिस्सेदारी। 2015 और 20 में जो 12% क्राइम रेट बढ़ा है, 2015 और उसके बीच में 32% की वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ एससी एसटी और बच्चियों के खिलाफ 15.55% की वृद्धि हुई है। और ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। बात एससी एसटी करते हैं, उनका बजट कम कर दिया और हमारे से सवाल पूछ रहे हो, बताओ जवाब दो। ठीक है सर। विनय जी, सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहे हैं सर आप, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि विनय जी आपकी पार्टी जो है सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है क्या कांग्रेस के प्रति, जिस तरीके से चूंकि इंडिया ब्लॉक में होने के नाते, चूंकि मनोज जी ने भी इस बात का जिक्र किया, तो कहीं न कहीं जो है आपके मन में या फिर अंदर से जो है जिस तरीके से जो है कि सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रहा है कि आगे पता नहीं किसका साथ देना पड़ जाए, किस तरीके से जो है, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी रणनीति और कूटनीति में आपके। विनय जी, कि 10 साल से शासन में कौन है? 10 साल से हरियाणा और केंद्र दोनों में शासन में कौन है? क्या कांग्रेस शासन में है? जब कांग्रेस शासन में थी तो हमने जो आंदोलन से जन्मी पार्टी है, जो आंदोलन हमने खड़ा किया, वो कांग्रेस के यूपीए के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ा किया। और कहीं ना कहीं उसी आंदोलन की वेव पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो सर लोकसभा पर कांग्रेस और बीजेपी में 50-50 का मुकाबला था। आप समझ ही नहीं रहे कांग्रेस को कुछ। देखिए, आप डायरेक्ट हिट कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन ठीक है, लेकिन दूसरी पार्टी भी होनी चाहिए। आप या तो ये मान लीजिए कि हाँ सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के आसपास जो है हम जो है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। कांग्रेस को आप बिल्कुल नकार कैसे सकते हैं? देखिए, कांग्रेस ने 10 साल में काम नहीं किया। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोला कि भाई 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी फिर तब भी उन्होंने काम नहीं किया था कि जनता ने उनको नकार दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता लेकर आई विकल्प के तौर पर, जब प्रचंड बहुमत मोदी जी के पास आया। अब इन्होंने भी काम नहीं किया। तो हम तो बस यही बात कहते हैं कि 10 साल में कांग्रेस का शासन जब रहा और 10 साल अब भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। अब सबको जनता देख चुकी है, अब हमें विकल्प के तौर पर देख रही है। तो मैंने पिछले वक्तव्य में भी बोला ये बात, अब अभी भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया होता, किस तरीके से चेंजेस अपनी राजनीति में लेकर आई कांग्रेस, और उसको लेकर जो है अगर देखा जाए
तो मैनिफेस्टो पर आप नजर डालिए, किस तरीके की जो है 7 गारंटी है, फिर उसके पहले जो है लोकसभा चुनाव में 50-50 का मुकाबला देखने को मिला, उससे पहले जो है आप और दूसरे को देख लीजिए। तो ऐसे में तो अगर काम नहीं किया होता तो दूसरी पार्टी से देखिए जवाब अब लेखा जोखा भी मांग रही है पार्टी कांग्रेस, 10 साल का ही ब्यौरा मांग रही है। विनय जी देखिए ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो राजनीति हम करने आए थे, जो राजनीति हम करना चाहते थे, अब दोनों ही पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इतने सालों से वो शासन करती आ रही हैं, वो उन मुद्दों पर, बिजली पर, शिक्षा पर, अस्पताल पर, महिलाओं को सम्मान राशि, इन पर वो कम से कम मैनिफेस्टो में तो लेकर आई है, लेकिन अपने भाषणों में, रैलियों में, डिबेट में उन पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। बात करना चाहते हैं शैलजा जी पर। बताइए, शैलजा जी हरियाणा का चुनाव का मुद्दा है क्या? हरियाणा का चुनाव 370 पर लड़ा जाएगा? देखिए इस बात को समझिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। देखिए कांग्रेस नहीं आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, वो सत्ता में है। अच्छा, कांग्रेस नहीं आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, तो आने वाली कौन है? देखिए जनता के पास विकल्प क्या है? आम आदमी पार्टी के अलावा जनता के पास क्या विकल्प है? इन सारी पार्टियों का शासन जनता देख चुकी है। देखिए मनोज जी हंस रहे हैं, लेकिन 8 अक्टूबर को नतीजे कुछ और हो सकते हैं, हरियाणा में कुछ अद्भुत हो सकता है। मनोज जी तो अपना विश्लेषण करेंगे, लेकिन ललित जी भी यहाँ कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल वो स्वतंत्र है, अच्छी बात है, वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ इसमें। मैं कह रहा हूँ ललित जी, दिल्ली में भी देखिए ऐसे हुआ, ललित जी का उन्होंने नैरेटिव चलाया, भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा। देखिए 2015 में प्रेसिडेंट महू बताया। एक मैं जवाब दे देता हूँ, रोहिला साहब ने बोला जी जी कि दिल्ली में स्कूल में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है। अरे भाई ईडी सीबीआई आप ही के पास है, झूठे केस चलाकर आप बंद कर देते हो। तो अब कोर्ट ने अदालत देती, पीएमएलए जैसे सख्त कानून में अदालत देती। और सब कुछ छोड़िए, एक नेशनल चैनल पर इनके प्रवक्ता गौरव भाटिया जी हमारे सौरभ भारद्वाज जी को चैलेंज करते हैं कि आप स्कूल दिखा दीजिए। सौरभ भारद्वाज जी इनको अगले दिन 10 बजे का समय देते हैं कि आइए दिल्ली में स्कूल दिखाएंगे। एक स्कूल उन्होंने दिखाया और गौरव भाटिया जी वहां से भाग निकले। आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, देख लेना आप। तो इसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे नेता हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2020 के चुनाव में कहते हैं कि भाई अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना वरना मत देना। और अभी भी देखिए वो जनता की अदालत में चले गए। भाई आप वोट दोगे तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, नहीं तो मैं मान लूंगा मैं भ्रष्टाचारी हूं। देखिए लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। और मुझे भी जनता सुन रही है और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी जनता सुन रही है, तो जनता निर्णय देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ललित जी आप छोटा सा प्रतिक्रिया दीजिए यहाँ पर। मनोज जी मैं आप भी के पास आ रहा हूँ। ललित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे और सहमति भी व्यक्त कर रहे थे, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं इनकी कुछ बातों से जरूर सहमत था। क्योंकि आप भी मानते हो कि आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं अंदरूनी और सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चल रही है? नहीं, देखिए ये पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति पे केंद्रित है। जब तक वो तो कह रहे हैं कि न भाजपा आ रही है, भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली भी नहीं है। नहीं, कांग्रेस आने वाली नहीं है, वो तो मेरे इनके बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। भाजपा जाने वाली मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब हमारे बीच एक विश्लेषक भी बैठे हैं। मैं आपको अगर बताऊंगा तो इनके 34 घोटाले गिना दूंगा, फिर वो बात और लंबी हो जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, चूंकि आप कह रहे थे कि एक व्यक्ति पर केंद्रित है। हाँ, इनकी पार्टी एक व्यक्ति पे केंद्रित है, इनका हरियाणा में आधार नहीं है। आई विश टाइम के इनका आधार बढ़े, क्योंकि इनको नेशनल पार्टी है तो इनको कई तरह के पैरामीटर चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा में इनकी कोई जगह लंबी चौड़ी नहीं है। भाजपा को हम बड़े बिग मार्जिन से हराने जा रहे हैं। ठीक है, कई जगह मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट है, कई जगह 4 कॉर्नर है, 5 कॉर्नर है, 3 कॉर्नर है, लेकिन सभी जगह पर कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस मनोज जी क्या आप जो है किस तरीके का ताल्लुकात रखते हैं सभी प्रवक्ताओं से, और खास तौर पर जो है हरियाणा में जिस तरीके से घटित हो रही घटना, अब चाहे मैं शैलजा जी को वापस अगर सवाल करूं कि जिस तरीके से क्या जो है शैलजा जी के दाव को पर जो है कहीं न कहीं दलित को साधने की कोशिश की जा रही है? सही बोल रहे हैं कि जिस तरह से शैलजा जी का एक मामला उठा, हाँ, और भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी इसको लपक लिया कि इसको हम किस तरह से दलित विरोधी जो है कांग्रेस को मैं बता दूं। और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में जो है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है अगर 400 पार होती है भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह का जो मुद्दा उठाया था उसको लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी को कुछ हानि भी हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया इस बार
कि कुमारी शैलजा जी नाराज हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकती हैं, इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया। तो लेकिन मुद्दा तो बहुत कुछ और है। जिस तरह से अगर हम मुद्दा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पिछले 10 साल में जो भी काम किए, हालांकि मनोहर लाल खट्टर जी के टेन्योर में जो भी काम हुआ, शायद भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं गिनाना चाहती है। नायब सिंह सैनी साहब ये बोलते हैं कि मैंने 2 महीना में कितना काम किया, इसी पे वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, लोग जो इसको लेकर के नाखुश है। अगर फार्मर्स के डिस्ट्रेस की अगर बात करें, फार्मर का जो लगभग 2 साल पहले जो एजिटेशन हुआ और अभी भी चल रहा है, अभी भी जो है फार्मर जो है बीजेपी लीडर्स और कुछ लीडर्स का घेराव कर रहे हैं। ये मुद्दा जो है कांग्रेस चाहती है कि ये मुद्दा उठ जाए। जैसे पहले बताया कि पोर्टल की सरकार, पोर्टल हालांकि जरूरी है, कोई भी सरकार आएगी उसको पोर्टल तो बनाना नहीं पड़ेगा। अगर ई टेंडर की अगर हम बात करें, कोई भी सरकार होगी आने वाले समय में उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा समय देना चाहिए लोगों को। अगर शायद कुछ समय देते तो लोगों को समझ में आता और धीरे धीरे वो सीखते और इनका जो है बखूबी फायदा उठा पाते। लेकिन पिछले अगर 10 साल में ले लीजिए, अगर 350 पोर्टल अगर बनता है और लोग जो है उनको कैसे भरा जाए, और पढ़े लिखे लोग को भी अगर बोल दीजिए कि भर दीजिए तो शायद वो हेजिटेट करेगा, भर दे अलग बात है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है, ये चीज लेकर के कांग्रेस लोगों के पास जाना चाहती है। जहां तक अगर हम आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को क्लियर करना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं आप जिस तरीके से विनय जी कह रहे थे अभी जो है कि हम जो है प्रतिद्वंदी नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस को, न बीजेपी को, बीजेपी से टक्कर है, न कांग्रेस आ रही है न और बीजेपी जाती रही है। क्या ताल्लुकात रखते हैं आप जो है, कितना ताल्लुकात रखते हैं? जी मनोज। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि खास फायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी को। इनको क्लियर करना पड़ेगा कि जो भी कांग्रेस के समय में जो भी मामला हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो भी हुआ है, अगर इन दोनों मुद्दों को लेकर के आगे अगर बढ़ते हैं तो लोगों के मन में भी क्लियर माइंडसेट होगा कि मैं किस तरह से वोट करूं। जैसे अगर इंडिया ब्लॉक की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में जो है लोकसभा में जो है दोनों मिल करके इलेक्शन लड़े और दोनों को करारी हाथ ठीक है सर, ठीक होना पड़ा। तो दोनों के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, दोनों जो है वो समझ नहीं पाए और कुछ लोग डिसअपॉइंट हो गए, टिकट नहीं मिला और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है सर, माफी के साथ मुझे लगता है समय मुझे जरूरत नहीं दे रहा है। ललित अरोड़ा जी और विनय यादव जी, राजवीर रोहिला, मनोज कुमार जी जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। और साथ ही साथ सवाल यहां पर बरकरार यही होगा और कुछ दिन के बाद उस पर से पर्दा भी उठ जाएगा कि असली दावेदार जो है कुर्सी का कौन हरियाणा में होने वाला है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।